अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब में 2 दिन की मज़का खेज सूरत हाल के बाद बिलाखिर आज पंजाब का बजट जो है वो पेश हो ही गया। लेकिन ये बजट इस तरीके से पेश हो सका कि एक तरफ पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इजलास तलब किया जिसके अंदर अपोजिशन के अरकान जो है वो शरीक हुए। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने ईवान इकबाल में इजलास तलब किया जिसमें हुक्मरान अरकान जो हैं वो शरीक हुए और ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज भी वहाँ पर मौजूद थे और अवैस लगारी साहब ने पंजाब का बजट जो है वो पेश किया। लेकिन इससे पहले जो है 3 ऑर्डिनेंस जारी किए गए जिसके तहत पंजाब असम्बली के जो इंतज़ामी अमूर थे वो पंजाब हुकूमत के पास आ गए और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया और पंजाब असम्बली प्रिविलेजेस एक्ट जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब उसके मुताबिक सेक्रेटरी कानून जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए और ज़ाहिर है कि अब जब भी गवर्नर इजलास तलब करेंगे तो उसको नोटिफाई वही करेंगे। आइनी तौर पर क्या सूरत हाल बनती है इस सारी मामले की, क्योंकि जो ईवान इकबाल में इजलास हुआ वो डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया, उधर असम्बली के अंदर स्पीकर साहब बैठे हैं और जो चीज़ है वो ये है कि अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास की सदारत करेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये जो इस नौइयत की सूरत हाल है ये क्या आइनी तकाज़ों के मुताबिक है, और ये बात जो कही जा रही है कि ये मामला आइनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है और जो बजट मंजूर हुआ है वो बुनियादी तौर पर मंजूर नहीं हुआ है, जो बजट पेश किया गया है वो बुनियादी तौर पर पेश नहीं हुआ है, और अगर ये बजट मंजूर भी कर लेते हैं और अगर उस पर से कोई रुपया ख़र्च भी किया जाता है तो वो गैर आइनी इक़दाम होगा। अब इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब एक मरतबा फिर जारहाना मूड में नज़र आए हैं। उन्होंने दोबारा जो है वो आज़ादी मार्च की बात की है, उन्होंने दोबारा न्यूट्रल्स को कहा है कि न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, और वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि आपने जाके सियासत नहीं करनी है, तबलीग करनी है, लोगों को बताना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है और जो मैं कह रहा हूँ वो जहाद है और ये हकीकी आज़ादी है। ये मामला किस तरफ जाएगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी पोलराइजेशन हो चुकी है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, तो आगे के हालात कैसे होंगे, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। कामिल अली आगा साहब, ज़रा एक आपसे मैं शुरू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज एक सवाल आपसे पूछना इसलिए बनता है कि एक ट्वीट देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर और चौधरी बरदरान जो हैं वो पाकिस्तान में सियासत में वज़ादारी के अलमबरदार हैं। वो घर जो है वो घर इस बात का मंबा था कि यहाँ पे बुर्दबारी भी है, तहम्मुल भी है, लोगों को अकोमोडेट भी किया जाता है, लेकिन दिखाई ये देता है कि ये सारी सूरत हाल जो है वो जो सियासी पोलराइजेशन हुई है उसमें सरनिगू हो गई है। आज चौधरी फवाद हुसैन ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तारिक चीमा और सालक हुसैन ने बेशर्मी की इंतहा कर दी है। मुअन्नस इलाही ने तारिक चीमा के लिए क्या नहीं किया। आज ये मोहसन कुश परवेज़ इलाही और मुअन्नस के ख़िलाफ़ जैली मुकदमे बनवा रहे हैं। कोई शर्म होती है, हया होती है, सियासत अपनी जगह, आखिर आपका भाई है, कोई शर्म करें। कामिल अली आगा साहब कहाँ खड़े हैं? देखें नदीम हुसैन, सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ तमाम शुरका को। उसके बाद मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन बड़े जीरक सियासतदान है, और वो अगर ये समझा जाए कि वो वहदत की और यगानगत की
एक मिसाल है, और वो एक ऐसी हैसियत रखते हैं कि जो पूरी मुल्क की सियासत के अंदर लोग उनकी इज्जत और उनका एहतराम करते हैं। और मेरा यकीन है कि अगले चंद दिनों में, क्योंकि मैं खुद भी इस कोशिश में हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिशें भी और दीगर जो मोहब्बत करने वाले हैं इस फैमिली से और इस क़यादत से, उनकी ख्वाहिश भी इंशाल्लाह जल्द पूरी होगी और ये मुत्तहिद होंगे। और आपकी ये बातें और जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, कुछ तो मोहब्बत से करते हैं, कुछ तकलीफ में करते हैं, कुछ दुख के साथ करते हैं, तो उनकी सारी तनकीद जायज़ जरूर है, जाहिर है जिसको कोई तकलीफ होती है वो इसमें कामिल अली आगा साहब ठीक है, आप कह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक तो तकसीम है और बड़ी वाज़िया तकसीम है। मोहन्नस इलाही का भी मामला जो है वो वजह बना है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि मैंने सालिक हुसैन को सीट निकलवा के दी थी और आज हल्के के लोग तलाश कर रहे हैं, तो ये लगता है ज़ख़म गहरे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब आपको लगता है कि कोई इसमें बेहतरी होगी? नदीम हुसैन, मैंने जो बात की है ज़रा उसको समझने की कोशिश करें। जहाँ पर ठीक है, कुछ शिकायतें भी होती हैं फैमिली के अंदर। कौन सी फैमिली ऐसी है जिसके अंदर जो है वो ऐसा इत्तेहाद हो जो बेमिसाल हो? कुछ ना कुछ गिले शिकवे और फिर कुछ लोग भी उस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मेरी तरफ से ये आखिरी फिक्र है कि ये इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे और इनकी आपस में मोहब्बत है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं चूँकि दोनों मेरे लिए काबिल इज्जत, वो तो जाहिर है मोहब्बत तो होगी, लेकिन सर सियासी तकसीम तो हो गई है, सियासी तकसीम तो बड़ी वाज़ेह हो गई है। वो एक तरफ खड़े हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हैं, और लोग बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ जो है वो 3 पार्टियों में रहते हैं। ये सलीम सैफुल्लाह फैमिली जो है वो 3 पार्टियों के अंदर थी, और भी कई मिसालें हैं, ये देख लें आप। असद उमर साहब जो है, उनके भाई जुबैर साहब जो है वो दूसरी तरफ नून लीग में खड़े हैं। ये पाकिस्तान में कोई ऐसी वो शर्मसारी वाली बात नहीं समझी जाती। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस फैमिली के अंदर चूंकि एक अपना बड़ी कदरें थी और बड़ी एक इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता था आपस में, इसलिए आपको भी ज्यादा महसूस होता है, मुझे भी और दीगर लोगों को भी बहुत महसूस होता है, और सारे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं आता हूं कामिल अली आगा साहब। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो ये सूरत हाल पंजाब में दरपेश रही है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के 2 इजलास जो हैं उनका इनेकाद होना आइनी तौर के ऊपर कौन सा इजलास सही है, कौन सा गलत है, कि दोनों ही सही हैं? ये क्या सूरत हाल है? ये देखिए, सूरत हाल अफसोसनाक भी है और थोड़ी पेचीदा भी है। आइन ये तसव्वुर तो नहीं करता कि असेंबली के 2 इजलास हों। आइन में एक ही इजलास जो है तस्वुर किया गया है, और ख़ास तौर पे ऐसा इजलास जहां बजट पेश होना हो या पास होना हो, वहां तो इस बात की गुंजाइश मेरी नज़र में नहीं है कि 2 इजलास हों। अब इजलास बुलाता कौन है? इजलास बुलाता गवर्नर है, समनिंग जिसे हम कहते हैं ऑफ द सेशन। गवर्नर साहब ये करते हैं हुकूमत की हिदायत पे, जो कि आप समझ लीजिए वज़ीर आला की हिदायत है, और गवर्नर साहब ही को आइन ने इख्तियार दिया है एक सेशन को ख़त्म करने का, प्रोरोग करने, और वो हिदायत भी वो जारी करते हैं। अब इन हिदायत पर अमल कैसे होना है, इसके लिए पंजाब असेंबली के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, कानून है। अभी तक जो सूरत हाल थी, आज गालिबन या कल कोई ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, लेकिन उससे पहले सूरत हाल यही थी कि जब इजलास बुलाया जाता है तो सेक्रेटरी असेंबली जो हैं वो उसका नोटिस मेंबरान को देते हैं। अगर 10 दिन से कम वक्त हो इजलास की तारीख में तो फिर टीवी रेडियो के ज़रिए नोटिस दे दिया जाता है, वरना गज़ेट में छप जाती है तारीख इजलास की। तो
तो ये तरीका था। और इजलास की सदारत आइन यही तस्वुर करता है कि जो भी मुंतखब स्पीकर साहब हैं वो करेंगे, और अगर वो किसी वजह से कासिर हों इजलास की सदारत करने से दस्तयाब ना हो, तो उस सूरत में डेप्यूटी स्पीकर साहब जो हैं वो इजलास की सदारत करें। अब आज जो सूरत हाल सामने आई वो ये कि कानून में कोई तब्दीली की गई, प्रोसीजर में तब्दीली की गई। गालिबन जो मीडिया से खबर आ रही है कि जो सेक्रेटरी का पहले एक इख्तियार था इजलास के हवाले से नोटिस देने का, इजलास को एक तरह से उसको रेगुलेट करने का, उसकी जो इजलास की जो कार्रवाई है, इजलास को रेगुलेट तो ज़ाहिर स्पीकर ने करना होता है जब इजलास शुरू हो जाए, तो वो उसमें तब्दीली की गई और ये कह दिया गया कि इजलास कहाँ मुनक्किद होगा इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली जो है उनकी तरफ से हिदायत आए, और उस किसी तब्दील शुदा कानून के तहत ऐवान इकबाल में एक इजलास जो है वो मुनक्किद कर दिया गया। अब यहाँ जो कानूनी या आईनी सूरत हाल है या सवाल जो उठेगा बाद में, ये मामला अगर अदालत में जाता है तो ये होगा कि स्पीकर साहब तो दस्तयाब थे, ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर साहब अलील थे या मुल्क से बाहर थे, वो थे और उन्होंने एक इजलास मुनक्किद भी किया। अब उनका इजलास क्या मुनक्किद करना गैर कानूनी अमल हो गया था जो भी कानून में तब्दीली की गई उसके बाद, और क्या उनकी मौजूदगी में एक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर साहब कर सकते थे? अब ये बड़ा सवाल है। और जो आप होगा इस पे सलमान अकरम राजा साहब, मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक भी ज़रा लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा, आप चूँकि डिप्टी स्पीकर भी रही हैं और आप असेंबली के अंदर बहुत इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना भी रहा है, वहाँ पे अपोजिशन की जानिब से बहुत कुछ होता भी रहा है, लेकिन आप ये फरमाइए कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए स्पीकर के इख्तियारात को महदूद किया जा सकता है और इस तरह असेंबली की इंतज़ामिया जो है उसको वजारत कानून के ज़ेरे असर लाया जा सकता है? देखिए, मैं सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में इस तरह की जो सूरत हाल है वो कभी सिंध में नहीं हुई। मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि स्पीकर को भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ही काम करना है कि अगर एक बजट इजलास बुलाया गया है या कोई इजलास बुलाया गया है तो उसका एजेंडा तो डिसाइड करना होता है ना पहले, कि आपने क्या एजेंडा है जो रात में पहुंच जाना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि स्पीकर साहब ने जो इजलास बुलाया था उसमें क्या एजेंडा था, और अगर वो अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी हदूद दी हुई है, ड्यूरिंग सेशन उनके बहुत सारे इख्तियारात हैं कि वो इजलास चलाते वक्त डेकोरम मेंटेन करने के लिए जो बुक में भी नहीं लिखा हुआ वो बनाएं, वो करें। लेकिन अगर वो एक इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी मेंबर्स ने मिल के बनाएं। इसमें कुछ तब्दीली की गई है तो मुझे अब उसकी आईनी को मैं नहीं कह शैला साहब, ये तो बुनियादी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी हुए और ऑर्डिनेंस ज़ाहिर है गवर्नर ने जारी किए। अब उन ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये सारे इख्तियारात महदूद भी किए गए, ईवान इकबाल का इंतखाब भी हुआ, डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की मौजूदगी में इजलास भी किया। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल दिखाई देती है। वफाक के अंदर भी आप देखें, पंजाब के अंदर भी आप देखें, हुकूमत जो है वो बड़ी बेबस सी, बड़ी बेकस सी दिखाई देती है। पंजाब के अंदर भी 2 दिन तक वो मिन्नत तरला करते रहे हैं, स्पीकर साहब ने उनको बांध के रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इतराफ़ तो अब होने लगा है कि हम माशी सूरत हाल के ऊपर बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं और 80 नहीं 76 अरब के मामलात हैं।
अब ये साफ नज़र आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उस पर भी आप भारी बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, और ये जो मुल्क की सियासत की अनसर्टेनिटी है ये भी आपकी बारूदी सुरंगों को और मजबूत कर रहे हैं जो आप मईशत पे बिछा के गए हैं। तो ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन ये बात है कि जो ये इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूर इनके पास कोई, बहरहाल मैं कहूँगी कि ये बड़ी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ताकत कहाँ से आ रही है इतनी, ये गलत तरीक़ाकार है और ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ही कहीं जाकर नून लीग में भी बहुत माहिर क़वानीन बैठे हैं, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस का सोचा होगा कि निकाल के महदूद किया जाए, क्योंकि असेंबली का काम है लेजिस्लेशन करना और टाइम टू टाइम उसको इजलास कॉल होना। अगर स्पीकर ये नहीं कर रहा है तो फिर कुछ तो तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। मैं आता हूँ शैला रज़ा साहिबा, चैलेंज कहाँ हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले एक बात हो रही थी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए, मुख्तलिफ भाई जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में थे, तो वो ऐसा नहीं था कि वो पहले एक घर में पार्टी थी, उसमें 2-4 लोग और जमा करके एक पार्टी बना दी गई थी, वो अलग ही काम कर रहे थे। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये ख़ानदान के साथ कुछ मेंबर्स ने, ये क्यों लीग बनी हुई थी बड़े अरसे से, और इसका टूटना बहरहाल अफसोस की बात है। और मुझे खुशी है कि फिर भी चौधरी शुजात जो हैं वो एक रवादारी को कायम रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आता हूँ शैला रज़ा साहिबा, जब से परवेज़ इलाही साहब अलग हुए हैं तो वो तो किसी भी चीज़ की पासदारी नहीं कर रहे। ख़ानदानी रिवायात तो छोड़े, उन्होंने एज स्पीकर अपने स्पीकर का तक़द्दुस भी पामाल किया। कामिल अली आगा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे यहाँ इस वक्त आइनी जो इदारे हैं वो भी अगर उसके जो सरबराह हैं जैसे सदर साहब हैं या बतौर स्पीकर परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी अगर पार्टीज़न रवैया इख्तियार कर लें और अगर वो नहीं वज़ीर आला बन पाए, एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई कि जिसके अंदर हमजा शहबाज आ गए, तो क्या आइनी किरदार निभाना ज़रूरी है या ये कि नहीं एक ऐसा रोल अदा करना है जिसमें रुकावट जो है वो पैदा होती रहे और छोटे मामलात जो हैं वो बड़ी चीज़ों पर हावी आएँ, आइनी रोल ना अदा किया जाए? नदीम हुसैन, पहले तो मैं तबसरा करूंगा थोड़ा सा अपने जो इस प्रोग्राम में शरीक हजरात हैं, आप मजबूर लोगों से आइनी और कानूनी राय ना लिया करें। ये मैं वेरी सिंपल, मैं मुख्तसर बात, इससे ज्यादा मैं तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है जो मजबूर लोग हैं उनको आइन और कानून की पासदारी, उनको आइन और कानून की समझ नहीं होती, वो मजबूर होते हैं, वो अपने जाविये से बात करते हैं और आइन और कानून जो है उसको पढ़ के समझ के और तजर्बा रख के भी वो आपको इंडिपेंडेंट राय नहीं दे सकते। आपकी मेहरबानी है, आइंदा अपने प्रोग्राम में मजबूर लोगों से आइन और कानून, आप किसको मजबूर कह रहे हैं? बस मैं जिसको भी कह रहा हूँ, आप लड़ाई ना कराएं, मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ। अगर आप ये तो नहीं कर सकते ना, अगर एक आदमी की राय है उस राय पर तो पाबंदी नहीं लग सकती। और राय नहीं है ना, राय वो होती है जो इंडिपेंडेंट हो, जो आइन और कानून पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक। आगा साहब, आप राय देंगे, आप अपनी पार्टी के हिसाब से राय देंगे ना? नहीं, मैं अपनी पार्टी से कभी, मैं आइन को पढ़ा हुआ हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं आइन को पढ़ के उसकी रूह के मुताबिक बात करूंगा हमेशा। कभी आपके साथ मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है, मेरे ख्याल में साल गुजर गए हैं, मैंने कभी एक लफ्ज आइन और कानून की मुताबिकत के खिलाफ नहीं किया कहा। बात यह है कि असेंबली एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसके रूल्स को, उसके प्रोसीजर को, उसके सिस्टम को किसी ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, उसका स्टाफ इंडिपेंडेंट होता है, उसकी जो हदूद है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उसकी हदूद के अंदर भी चार दीवारी के अंदर भी कोई स्पीकर की मर्जी के बगैर एंटर नहीं हो सकता। तो ये क्या बात है, ये सारा इतना आइन और कानून के खिलाफ सारी बातें करके और उसके बाद क्या नाम है तूफान उठा के और पूरी जमहूरी, ये वो लोग हैं जो बात करते हैं जमहूरियत की,
और जमहूरियत नहीं, की कामिल अली पासदारी आगा करने के साहब, बजाय तो आइन के कामिल अंदर अली जो आगा निजाम साहब किया हुआ 3 है, दिन वो उसकी रुलते खिलाफवर्जी रहे करें। लाहौर हाई कोर्ट में, 3 आप अपीलें ना करते करें रहे यार, नदीम वो हुसैन, करवा दो आप इजलास। ये बात ना करें। हाँ। आप सहाफी हैं, मैं आपको एक 3 दहाइयों से जानता हूँ। है। आप ना करें अपने प्रोग्राम को, अपने मेहमानों को खुश करने के नहीं, लिए। मैं तो आपसे आप सवाल आइन की कर रहा बात हूँ ना करें, आगा साहब, मुझे आप सवाल तो कानून की करने बात दे। करें, आप इंसानी हकूक की बात करें। हाँ। ये वाहद असेंबली होती है जिसके अंदर ये वाहद हथियार है जिसके जरिए बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना है। उसके अंदर ये निज़ाम चलेगा, चल सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इससे पहले कि सलमान अकरम राजा साहब से तफसीली जवाब लेता हूँ, शैला रजा साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरा कह लें, फिर मैं बात करता हूँ इसमें, ताकि सारी जी शैला रजा साहब। स्पीकर पहले मेंबर असेंबली का हलफ उठाता है और जब वो स्पीकर बनता है तो उसका हलफ बहुत मुश्किल होता है और उसको जो है वो किसी पार्टी का फिर एमपीए नहीं रहता। उसकी जिम्मेदारियां जब तक उस सीट पे बैठा हुआ है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो कैसे कैसे जो है ये कर सकता है कि इजलास ना बुलाए, इजलास में अपने मुंतखब नुमाइंदों को जिनको अवाम ने भेजा है उनका बजट ना पेश होने दे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे ही तो उनकी गाड़ियों पे 2 झंडे नहीं लगे हुए। तो मैं नहीं समझती कि अगर हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या क्या किया, हाथ तोड़ने की एक्टिंग की, बगैर सिलेंडर के मास्क भी लगाया, तो यहाँ पर जो है रिक्वेजिशन डाली जा सकती है कि भाई ये ज़रा, बाकी आप खुद समझते। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सलमान अकरम राजा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये सूरत हाल जो है ये अदालत में चैलेंज हो सकती है, और अगर हो सकती है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये चैलेंज हो सकती है? जी नदीम साहब, पहले मुझे ज़रा जवाब देने दीजिए। जो आपके कोई मेहमान थे, क्या नाम था इनका, जो भी, देखिए ये कानून और आइन बच्चों का खेल नहीं है कि हर सियासतदान आके समझे कि वो आइन और कानून को समझता है, ऐसे नहीं होता। मैंने गुजारिश ये की थी कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर जो है इजलास मुनक्किद नहीं कर सकता। मेरी ये बात शायद उन मौसूफ को समझ नहीं आई, और मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा आइनी मामला है। अब सूरत हाल ये है कि एक स्पीकर जो है वो बिल्कुल अपने जो मनसब है उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो असेंबली को चलाने में माविन साबित होने की बजाय एक रखना डाल रहा है। ऐसी सूरत में मेरी नज़र में ये मामला अदालत में जाना चाहिए था, अदालत से एक डायरेक्शन लेनी चाहिए थी, खा वो स्पीकर को अपने डायरेक्शन होती या स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को होती। उस अदालत के हुक्म के तहत इजलास होना चाहिए था। जो इजलास मुनक्किद किया गया है स्पीकर के होते हुए, मैंने बड़ी तफसील से कहा ये वो सूरत हाल नहीं है कि जहाँ स्पीकर बीमार हो या मुल्क से बाहर हो। स्पीकर मौजूद है और उसने एक इजलास मुनक्किद कर लिया है। उसकी मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का एक मुतवाज़ी इजलास जो है उसकी सरबराही करना एक आईनी तौर पे मैं समझता हूँ मुश्किल मामला है। इसलिए बिल्कुल मेरी बात को जो भी साहब थे समझे बगैर इन्होंने एक तकरीर झाड़ दी, जो अब मैं उसके बारे में तो मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये मामला बिलाखिर अदालत में जाएगा और शायद एक इजलास जो है अदालत के हुक्म के तहत करना पड़े। जहाँ तक मामला है रूल्स ऑफ प्रोसीजर का जो प्रोविंशियल असेंबली के हैं, वो मामला कानून के जरिए तय किया जा सकता है। एक ऑर्डिनेंस का वही असर होता है जो असेंबली में पास कानून का होता है। लिहाजा अगर सेक्रेटरी से कोई इख्तियार लेके किसी और को दे दिया गया तो ये कानूनी तौर पे मुमकिन है, ये जायज़ है, असेंबली का इख्तियार है ये करना। और असेंबली की गैर मौजूदगी में ये ऑर्डिनेंस के जरिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है। लिहाजा ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक मामला है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के इख्तियारात का, उसके हवाले से कानून साजी हो सकती है, ऑर्डिनेंस आ सकता है। दूसरा मामला है आईनी कि स्पीकर की मौजूदगी में क्या डिप्टी स्पीकर एक मुतवाज़ी इजलास की सदारत कर सकता है। वहाँ मैंने गुजारिश की
ये मुश्किल मामला है और ये मामला बिलाखिर अदालत में जाएगा। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है अहमद अवैस साहब ने, वो एडवोकेट जनरल पंजाब रहे। उनसे ज़रा ये पूछते हैं कि अहमद अवैस साहब, आप चैलेंज करने जा रहे हैं इन ऑर्डिनेंसेस को और जो ये सूरत हाल दरपेश हुई है? हाँ, यकीनन इसको चैलेंज किया जाएगा जी। देखिए, बात यह है कि जब असेंबली सेशन हो तो उस वक्त ऑर्डिनेंस जो है वो नहीं निकाले जाते, वो फिर एक्ट पास किया जाता है। वहां पर बाकायदा असेंबली के अंदर डिबेट होता है, वो पेश होता है और मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। ये असेंबली सेशन है और ऑर्डिनेंस जो है उसको निकाल लिया गया। तो ये और एक जो है वो एक सिर्फ एक आदमी को, जो सेक्रेटरी को बदलने के लिए दूसरे को वो जो है दे दिया, लॉ सेक्रेटरी को उसका। ये तो असेंबली जो है ये गवर्नमेंट से एक अलग इटसेल्फ जो लेजिस्लेटर्स का एक अदारा है, अलग से है। इसमें आपने इसको अमलगमेट करने की कोशिश की है और वो भी एक बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से ये हुआ है। और इसके अलावा दूसरी बात, जैसे अभी राजा साहब ने भी कहा है कि स्पीकर के होते हुए ये जिस हेस्ट के अंदर एकदम से एक और इजलास को लाके और डिप्टी स्पीकर को वहां पे बिठा दिया गया है और वहां से वो असेंबली के बाहर जिसकी ना नोटिफिकेशन हुई, पूरा लीगल प्रोसीजर जो रिक्विजिट प्रोसीजर है जो इनके रूल्स के अंदर दिया हुआ है, वो प्रोसीजर तो अडॉप्ट करना चाहिए था। देखिए, अगर आइन को मोम की नाक बनाएंगे तो इससे नुकसानात जो हैं वो इस कदर खतरनाक होंगे कि शायद हम उसको वापस असल शक्ल में ना ला सकें। नहीं, इसमें शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि रवायात पिछले कुछ अरसे में जिस नौइयत की कायम की जा रही हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि बुनियादी तौर पे हर ज़ाब्ते से टकरा जाओ, हर फैसले से टकरा जाओ, जो जिसके बस में आ रहा है वो किए चला जा रहा है। तो ये जो एक क्योटिक सिचुएशन है, माली हालात वैसे दिगरगू हैं, तो ये जो हालात हैं ये तो लग रहा है कि आप लोगों के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही हैं। अच्छा, अब बड़ी सीधी सी बात है कि जब चीमा साहब हट गए और गवर्नर नया आ गया तो स्पीकर को गवर्नर ही की हिदायत को फॉलो करना है आईनी तौर पर। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये दोनों मौजूद हैं। तो जो भी पीटीआई से रिलेट हो रहा है वो ये क्यों समझ रहा है कि मेरा कानून, मेरा आइन, मेरी मर्जी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब आपने तस्लीम कर लिया कि अब आपका गवर्नर नहीं है और आपके सदर की तरफ से गवर्नर भी आ गया और आरिफ अलवी साहब ने भी कोई मसला नहीं किया और नए गवर्नर साहब आ गए, तो अब समन जब हो गया तो आपको तो चलाना है और उसमें आपको बहरहाल गवर्नमेंट जो होती है उसी का बिजनेस होता है, स्पीकर का बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब और बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।